हुमायूं को सत्ता से बेदखल कर शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 54 साल की थी। जीवन का अनुभव उसके साथ था, जो उसने अपने पिता की जागीर को संभालते हुए और विभिन्न शासकों के अधीन कार्य करते हुए प्राप्त किया था, जिसकी झलक हुमायूं के खिलाफ संघर्ष में भी दिखाई दी थी, जिस पर हमने विस्तृत चर्चा जो है अपनी वीडियो हुमायूं व शेरशाह का संघर्ष सुर साम्राज्य की स्थापना में की थी। आप इस वीडियो को भी देखें और हिस्ट्री वाले आ जाओ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं। सुर साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहते हैं। पहला अफगान साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी ने स्थापित किया था, जिसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में बेदखल किया था। शेरशाह ने 5 वर्ष 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया था। इतने कम समय में उसके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। साम्राज्य के कोने कोने में कानून व्यवस्था व शांति स्थापना शेरशाह सूरी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। शेरशाह की गणना भारत के सफल शासकों में होती है। उसने एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन प्रारंभ किया था और उस अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर वो बहुत आगे तक बढ़ गया था। बाबर द्वारा जो साम्राज्य स्थापित करने का जो मार्ग प्रशस्त किया गया था, मार्ग तैयार किया गया था, उसे शेरशाह ने पूरा किया। शेरशाह एक विजेता, कुशल योद्धा, उच्च कोटि का प्रशासक था, जिसने कला व साहित्य को संरक्षण दिया। शेरशाह को उसकी विजयों द्वारा और प्रशासनिक सुधारों द्वारा भारत के जो मध्यकालीन शासक हैं उनमें उसका एक सम्माननीय स्थान है। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में उसका नाम दर्ज है। उसने प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार किए थे। ये सुधार इतने प्रशंसनीय थे कि उसके प्रशासन को थोड़ा सा सुधार करके अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने अपनाया। कई इतिहासकार उसके राज्य को कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं, क्योंकि जन कल्याण जो है अब राज्य के कार्यों में शामिल हो गया था। उसने जन कल्याण को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाया। उसके समय में जो प्रशासन है वो नीचे गांव तक पहुंच गया था। उसने संप्रभुता को फिर से परिभाषित किया और प्रशासन को पुनर्संगठित किया। भारत में लंबे समय के बाद एक संगठित राज्य जो है वो सामने आता है। साम्राज्य और राज्य दोनों का विस्तार हुआ था। इसको थोड़ा इस रूप में लें कि एक तो प्रशासन बड़े क्षेत्र पर करना था, बड़े क्षेत्रों को प्रशासित करना था। दूसरा, खेती और सेना के बढ़ने से राज्य का जो विस्तार है वो गांव तक हो गया था। यूरोपियन व्यापारी के संपर्क में भारत आ चुका था और उसके बाद जो है बड़ी मात्रा में चांदी जो है वो भारत में आ रही थी। तो जो प्रशासन का जो भार है वो बढ़ रहा था। इसलिए अब सिर्फ कबीलाई ढांचे से काम नहीं चल सकता था। दूसरे समूहों को, कबीलों को भी उसमें शामिल किया जाना था। इसलिए हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के समय में जो उच्च पद हैं, खासकर जो राजस्व के पद हैं, उसमें गैर मुस्लिम लोगों को नियुक्त किया जाना शुरू किया गया था। टोडरमल और हेमू तो ऊंचे पदों तक पहुंच गए थे। हम देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, जो राज्य के विस्तार की और संगठित होने की जो प्रक्रिया है, ये मुगलों के समय में और भी मजबूत हुई थी। आइए देखते हैं कि शेरशाह ने किस प्रकार एक कुशल शासन प्रबंध की स्थापना की थी। सबसे पहले शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। आप मानचित्र के ऊपर आप आराम से देख सकते हैं कि एक ये विशाल साम्राज्य है जो बंगाल से लेकर इधर सिंध तक जो है फैला हुआ था। और इस विशाल साम्राज्य में अगर हम आज के मानचित्र के अनुसार देखते हैं तो हमें कुछ दूरी कम लग सकती है, क्योंकि यातायात के साधन आज थोड़े समृद्ध हैं, उन्नत हैं। लेकिन उस समय जब यातायात के साधन बड़े पिछड़े हुए थे तो ये दूरी बहुत ज्यादा थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए एक कुशल व उच्च कोटि के शासन प्रबंध की जरूरत थी। शेरशाह इसे स्थापित करने में कामयाब रहा। उसने केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की ओर ध्यान लगाया। वह सब कुछ खुद ही करना चाहता था। इसके लिए ऊर्जा, व्यक्तित्व और साहस की जरूरत थी, जो शेरशाह सूरी के पास थी। उसके
प्रशासन के 3 स्तर थे, 3 लेवल थे उसके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, फिर सरकार, यहाँ पे सरकार का मतलब एक इकाई है जिसको हम आगे देखेंगे, और परगना, परगना भी एक इकाई है प्रशासन की। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम प्रशासन थी, गांव का प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन और सरकार के बीच में प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसकी बीच में जरूरत महसूस हुई थी। तो कुछ सरकारों के समूह को संगठित करके एक नया यूनिट बनाने की कोशिश की गई थी, जिसको विलायत या खीटा बोलते थे। आओ हम प्रशासन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। केंद्रीय प्रशासन, शेरशाह ने जो राज्य को चलाने का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कि शासन चलाने का सिद्धांत, जिसको राजत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, उसमें उसने शक्तियों के केंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया, जो कि तुर्क राजत्व जैसा है। उसे मालूम था कि जो अफगान राजत्व का सिद्धांत है उसके अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जा सकता था। हमने बहलोल लोदी के समय में देखा था कि जो अफगान राजत्व का सिद्धांत है उसमें सभी कबीले जो हैं, कबीले के सभी सदस्य जो हैं वो समान माने जाते थे, और शासक जो है वो समान जो लोग हैं उनमें से वो प्रथम था, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स उसको माना जाता था। अब लेकिन जो अब प्रशासन की जरूरतें जो शेरशाह सूरी ने महसूस की, उसे लगा कि अफगान राजत्व के सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं चल सकता, इसलिए उसने सारी शक्तियां जो हैं वो सेंट्रलाइज की, अपने हाथ में रखी। वह इस नजरिए से वो एक ऑटोक्रेट था, निरंकुश था। शेर शाह जो है उसने मंत्रियों को वो अधिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। वह प्रत्येक विभाग का खुद निरीक्षण करता था, उसके ऊपर खुद नियंत्रण रखता था। अब वो ये चाहता था कि जो उसकी सीमाएं हैं उसको वो सुरक्षित रहें, उस पर मुगल या कोई और आक्रमण ना कर सके, और अंदर आंतरिक विद्रोह भी ना हो। वह जनता की जो दशा है उसको समझने के लिए, जानने के लिए वो लगातार देश के दौरे करता रहता था। तो अब इतने बड़े देश में शक्तियों का केंद्रीकरण एक कमजोरी का स्रोत था। ये कोई इतने बड़े राज्य को जो है एक केंद्रीय व्यवस्था के अनुसार चलाया नहीं जा सकता था, और इसके जो हानिकारक प्रभाव है वो तब दिखे जब सत्ता के ऊपर कोई कुशल शासक नहीं है। अगर तो कुशल शासक है, मेहनती है, तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम को चला सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल के अंदर एक कुशल नेतृत्व नहीं है तो उसके हानिकारक प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। अब इतने बड़े क्षेत्र में और शासन के इतने बड़े कार्य करना कोई आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम था। शेरशाह जो है सारे निर्णय खुद लेता था। उसके मंत्री जो हैं उनका काम सिर्फ उनको लागू करना था। शेरशाह के कई मंत्री थे, परंतु उनका जो स्तर है, जो उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके सेक्रेटरी लेवल के ही हैं। उनका जो स्तर है वो सचिव स्तर का है। वे रोजाना के कार्यों की देखभाल करने वाले अधिकारी ही थे। वे खुद कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। उनका कार्य जो है सुल्तान के कार्यों को लागू करवाना था और उसकी प्रोग्रेस के बारे में लगातार सूचना देते रहना था। शेरशाह ने एक मंत्रिमंडल की या सलाहकार परिषद की स्थापना की हुई थी। उनमें एक वकील का मतलब प्रमुख सलाहकार, दूसरा जो था दीवान वजारत, इसका जो मुखिया था उसको वजीर बोलते थे। इसका काम होता था खजाने की देखभाल करना, हिसाब किताब रखना। अब जो केंद्रीय शासन है उसमें ये दोनों भाग जो है वो प्रमुख विभाग थे, राजा को सलाह देना और राजा के हिसाब किताब का ध्यान रखना। वजीर शासक की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखभाल करता था। इसका काम राजस्व प्रशासन का ध्यान रखना था, राज्य की आय व्यय का लेखा रखता था। यह अन्य विभागों के ऊपर नियंत्रण रखता था। शेरशाह जो है इस विभाग में काफी रुचि लेता था। अब अधिकतर जो समय था जो सुर साम्राज्य का, उसमें वकील और वजीर दोनों पद जो है एक ही व्यक्ति के पास होते थे। शेरशाह के समय में ईसा खां दोनों पदों पर कार्य करता था। इस्लाम शाह के समय में ये दोनों पद अलग अलग थे। हिजुक जो है वो वकील के पद पर था और शाह मोहम्मद फरमोली जो है वो वजीर का कार्य देखता था। आदिल शाह के समय में हेमू जो है वो दोनों कार्य देखता था, वकील का भी और वजीर का भी कार्य जो है, दोनों कार्य हेमू देखता था। अगला जो विभाग है वो है दीवान अर्ज, यह सेना संबंधी विभाग था।
इसका मुखिया जो है वो सेना के संगठन को देखता था, जिसे आरिज़ मुमालिक कहा जाता था। सेना के इस विभाग के आगे कई आगे विभाग थे। इनका काम जो है भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती, उनको तनख्वाह, उनकी पेमेंट, उनकी हाजिरी, उनके अंदर अनुशासन, उनका जो है रिकॉर्ड रखना, उनका दाग और हुलिया के अनुसार रिकॉर्ड रखना, ट्रेनिंग देना उनके यातायात की व्यवस्था करना, उनकी रसद की प्रबंध करना, ये सारे कार्य जो हैं ये इस विभाग के पास थे। शासक जो है इस विभाग से कई बार सलाह लेता था और कई बार जो निर्णय जो है वो इनके ऊपर ही छोड़ देता था। दूसरा विभाग जो है अगला दीवान इंशा। इस विभाग का कार्य सरकारी आदेशों को, घोषणाओं को लिखना और उनको तैयार करना था, उन्हें संभालना, उन्हें आगे विभिन्न विभागों और अधिकारियों तक भेजना। ये शासक के कार्य और संदेश जो है जनता में प्रसारित करता था और जनता की समस्याओं का लगातार प्रशासन को पता लगता रहता था। सरकार व परगने को संदेश देना व भेजना इसका काम था। इस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए डाक चौकी और डाक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस विभाग को जो है वो मुंशी व दाबीर खास जो अधिकारी थे वो संचालित करते थे। शेरशाह व इस्लाम शाह के समय में यह एक कुशल व व्यवस्थित विभाग था। दीवान रसालत। अब रसालत शब्द जो है इसका मतलब ही विदेश होता है। इसका काम भी विदेशी दूतों का स्वागत करना, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था करना, अपने दूतों को भेजने की व्यवस्था करना, विदेशी राजाओं के साथ जो है पत्र व्यवहार करना, और इसीलिए जो है इसको जो है विदेश विभाग भी कहा जाता है। सदर है सुदूर। सदर का कार्य जो है वो धार्मिक कार्यों को देखने के लिए था। यह धार्मिक स्थानों, व्यक्तियों और शिक्षण संस्थानों को लगान मुक्त जगीरें देता था, उनको दान देता था। दीवान वरीद या खुफिया विभाग था। राज्य में शांति व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी सारी जानकारी इस विभाग को रखनी होती थी। इस विभाग का मुखिया वरीद मुमालिक होता था, जिसका कार्य जो है गुप्तचरों की नियुक्ति करना और शाही गुप्त संदेशों को आदान प्रदान करना था। इसका कार्य शासक को राज्य की डिटेल रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पेश करना होता था। फिर दीवान कज़ा, ये विभाग धार्मिक व इस्लामिक मामलों का से संबंधित था। इसके मुखिया को जो है सदर काजी कहते थे। इसका कार्य जो है वो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करना था। ये इस्लामी कानूनों का ही न्यायाधीश था। इस्लाम को मानने वाले जो राजा थे उनके लिए महत्वपूर्ण था। शेरशाह को जब भी धार्मिक मामलों में सहायता की आवश्यकता होती थी तो वह इस विभाग से सहायता लेता था। यह था शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन, जिसमें शासक खुद और उसके मंत्री जो हैं वो उसका भाग थे। आइए अब प्रशासन व्यवस्था जो है वो समझने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए हम उसको गांव के स्तर से शुरू करते हैं। सल्तनत काल से ही या उससे पहले के काल से ही प्रशासनिक विभाग जो है जो गांव में चले आ रहे थे, शेरशाह सूरी ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। हर गांव में एक मुखिया होता था, जिसे शेरशाह के प्रशासन में मुकद्दम कहते थे। इसे स्थानीय स्तर पर या स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था। इनका काम जो है कानून और व्यवस्था की देखभाल करना था। शेरशाह के समय में गांवों और सड़कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी। ये नया काम था, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था वही है लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अब फिक्स कर दी गई। अब गांव में एक और जो अधिकारी है वो है पटवारी। अब पटवारी जो नाम है शायद पट्टे से निकला है, पट्टा। हम इसको आगे पट्टे को डिटेल में देखेंगे। इसका काम था गांव की का जो खर्चा है या गांव की जो आय है उसका लेखा जोखा रखना। हर गांव में एक पटवारी होता था और ये दोनों जो अधिकारी हैं, गांव का मुखिया और पटवारी, ये सरकारी व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमने जब प्रशासन की बात की थी तो हमने गांव को उसका प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना था, क्योंकि ये एक आत्म संचालित इकाई थी। गांव शहर जो शासक है वो इसमें दखल दे रहा है, इसकी जिम्मेदारियां फिक्स कर रहा है, लेकिन ये अपने आप से एक संचालित व्यवस्था थी। प्रशासन की अगली इकाई है परगना। अनेक गांव से मिलकर एक परगना बनता था। वैसे अगर हम
परगना को देखें तो परगना का मतलब है गांव का समूह, या जो मुख्यालय जो है इसका वो कस्बा, कस्बे का मतलब जो है उस समय बड़ा गांव या बाजार वाला गांव, ग्रामीण शहर उसको बोलते थे। और इसके जो आसपास जो गांव थे, अब इसका कोई रूल नहीं है कि कितने गांव होंगे, इसके जो आसपास जो गांव थे वो जो है उस परगने के में शामिल माने जाते थे। अब जो परगने में जो अधिकारी थे उनमें जो है सिकदार, मुंसिफ, अमीन, कारकुन व कानूनगो, ये इसके अधिकारी थे। अब शेरशाह के समय में क्या किया गया था, जो मुकद्दम था, जो गांव का मुखिया था, उसको शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। अगर मुकद्दम अपने क्षेत्र में चोरी, डकैती, ठगी को रोकने में सफल रहता है तो ये काम सिकदार का है कि वो उस मुकद्दम को जो है वो सजा दे और इलाके के अंदर, अपने परगने के अंदर जो है वो शांति व्यवस्था स्थापित करे। इस्लाम शाह के समय में ये जिम्मेवारी और बढ़ा दी गई थी। अब थोड़ा अधिकारियों के नामों का जो मतलब वो देखें। सिकदार, जैसे सिक का मतलब क्षेत्र और उस क्षेत्र का जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति। दूसरा मुंसिफ, मुंसिफ का क्या काम है, ये जज, रेफरी का काम करना। लगान संबंधी जो मामले हैं उसको मामलों में उसने न्याय करना और लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसकी थी। मुशरिफ, मुशरिफ का मतलब होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर, जो इलाके में घूमकर जो है वो अंदाजा लगा रहा है, कानून व्यवस्था का दूसरे मामलों को देख रहा है। अमीन, अमीन का मतलब ईमानदार, विश्वसनीय, यानी इसका कार्य जो है प्रशासन को चलाना। फौजदार, खजांची, खजानेदार, खजाने की देखभाल करने वाला। शेरशाह के समय में लगान के मामलों में एक नया पद जो है वो आया था, वो है कानूनगो। एक परगने में एक कानूनगो होता था, जैसे एक गांव में एक पटवारी, उसी प्रकार से एक परगने में एक कानूनगो होता था। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है परगने की जो भूमि है उसका असेसमेंट संबंधी सारा रिकॉर्ड इसको रखना होता था और यह ही किसानों को पट्टा जारी करता था, जिसमें भूमि व लगान संबंधी सारी जानकारी होती थी। असेसमेंट के बाद एक समझौता लिखा जाता था जिसे काबूलियत कहा जाता था। इसकी एक प्रति किसान को दी जाती थी और एक पर वह काबूलियत लिखता था, जिसकी एक प्रति सरकार के पास भेज दी जाती थी और एक प्रति जो है वो कानूनगो के पास रहती थी। इस्लाम शाह के समय में इसे और भी काम सौंपे गए, खासकर किसानों, फसलों और जमीन की स्थिति की जानकारी इकट्ठा करना, जिससे ये जो है प्रशासन का विभाग न होकर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता दिखाई देता है। इसकी सहायता के लिए 2 कारकुन होते थे। कारकुन का मतलब क्लर्क। कारकुनों का जो कार्य है वो क्या है, रिकॉर्ड तैयार करना और उसको संभालना। ये एक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक फारसी भाषा में रिकॉर्ड तैयार करता था और दूसरा जो है वो स्थानीय भाषा में रिकॉर्ड तैयार करता था। स्थानीय भाषा को जो है उन दिनों हिंदवी बोला जाता था। सरकार, परगने के ऊपर जो है एक सरकार होती थी, इसको सिख बोलते थे, यानी परगनों से बड़ा क्षेत्र, कई परगने को मिलाकर एक सरकार बनाई जाती थी। आप इसको आप डिस्ट्रिक्ट मानो, अपना जिला जैसे आज के समय में होता है, ये जिले की व्यवस्था थी, जो कि सिकदार ए सिकदारान या फौजदार और मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। अब इन दोनों शब्दों का आप थोड़ा मतलब देखें। सिकदार ए सिकदारान, हमने सिकदार जो है परगने का अधिकारी देखा, तो ये क्या है, सिकदारों का सिकदार, यानी इसके अधीन जो है कई सिकदार होंगे। और दूसरी तरफ मुंसिफ है मुंसिफान, यानी कई मुंसिफों के ऊपर एक और मुंसिफ जो उनका हिसाब रखेगा। जो कई सिकदारों का हिसाब रखेगा वो सिकदार ए सिकदारान, जो जिसके अधीन कई मुंसिफ होंगे वो उनका ध्यान रखेगा, वो मुंसिफ ए मुंसिफान। परंतु जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, इस पद के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। जो सरकार है उसके मुखिया को अधिकतर फौजदार या मुक्ता कहा गया है और ये दोनों ही काम करता था, सिकदार और सिकदारान के भी और मुंसिफ है मुंसिफान के भी, यानी लगान इकट्ठा करना भी इसका काम था और इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करना भी इसी का काम था। अब शेरशाह का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अब इसमें प्रांत थे या नहीं, अभी तक इसके ऊपर मतभेद बना हुआ है। नई नई रिसर्च आ रही है, नए नए व्यूज आ रहे हैं और अधिकतर इसी बात के ऊपर सहमति है कि
जो शेरशाह था उसके समय में प्रशासन की व्यवस्था में प्रांत नहीं था। हाँ, कई बार क्या होता था कि कई सिखों को या सरकारों को मिलाकर एक इकाई बनती थी जिसे खीटा या विलायत कहा जाता था। ज़्यादातर ये कहाँ बनती थी? जहाँ पे सीमा के क्षेत्र हैं या जहाँ पर विद्रोह होने की संभावना या जहाँ विद्रोह होकर हटा है। अब उस सारे क्षेत्र को क्या किया जाता था? एक सैनिक कमांडर, मुख्तार या अमीन या फौजदार के हवाले कर दिया जाता था। जैसे लाहौर, रणथंबोर, बिहार, मुल्तान, जोधपुर और नगरकोट के पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर यह नीति अपनाई गई थी। शेरशाह परगनों व सरकार के कर्मचारियों को 2 या 3 साल में उनका तबादला कर देता था, जिससे प्रशासन में कुशलता बनी रहती थी। साम्राज्य के काफी बड़े क्षेत्र में जो वास्तविक शक्ति है वो कबीले के सरदारों और मुखियाओं के हाथ में है और उन पर जो साम्राज्य है उसका ढीला ढाला नियंत्रण है। अभी जो राज्य है, जो सरकार है, वहां नहीं पहुंची थी। ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, ढांचा था, जिसको हमने अभी चर्चा की कि किस प्रकार से गांव से लेकर केंद्र तक का एक ढांचा जो है प्रशासन का, एक व्यवस्था का, वो था। आइए अब हम देखते हैं कि शेरशाह ने इसमें क्या सुधार किए, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो व्यवस्था है ये एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में बदल गई। एक कुशल और व्यवहारिक जो व्यवस्था जो है वो विकसित हुई। अब जिसमें जो नई अर्थव्यवस्था बन रही थी और जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जो बढ़ने का उसके अंदर मौका मिला, तो इसके जो टाइटल जो हम उसको चर्चा करेंगे उनमें सड़कों की सुरक्षा व विस्तार, व्यापार व वाणिज्य को जो उसने प्रोत्साहन दिया, गल्ला बख्शी व मुकदई प्रणाली के स्थान पर जरी व्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी और न्याय व्यवस्था में उसने क्या सुधार किए, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सड़कों की सुरक्षा और विस्तार को देखते हैं। शेरशाह जो है वो सड़कों को सुरक्षित करना चाहता, इसके लिए उसने डाकुओं का और रहजनों का जो है वो सख्ती से दमन किया था। उसे मालूम था कि सड़कें तभी सुरक्षित रह सकती हैं यदि जमींदारों को दबाया जाए, उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि उसको मालूम था कि उनमें से कईयों के जो है डाकुओं, चोरों, ठगों से संबंध थे या वो उनके ठिकानों को जानते थे। उसने उन जमींदारों से जमीन छीन ली जो सरकार को मालगुजारी नहीं देते थे या सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते थे। उसने स्थानीय जमींदारों को अपने अपने इलाकों में सजा दी। अब इसका क्या परिणाम हुआ? शेरशाह के इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी का कथन है कि जमींदार इस कदर डर गए थे कि उनमें से कोई भी उसके खिलाफ बगावत का परचम उठाने का साहस नहीं कर सकता और ना ही अपने इलाके से गुजर रहे यात्रियों को सताने का साहस कर सकता था। शेरशाह ने अपने राज्य में सड़कों का विस्तार किया, उसने संचार व यातायात के साधनों का विकास किया। उससे उसको दोहरा फायदा हुआ। एक तो सेना का प्रयोग वो अब उन सड़कों के माध्यम से कर सकता था, जिससे शांति व व्यवस्था स्थापित करने में उसको आसानी हुई, और दूसरा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। अब उससे जो है उसके जो स्थानीय स्तर के जो सरदार थे उसके ऊपर उसको नियंत्रण करना आसान हो गया। अब उसने जो सड़कों का निर्माण किया, उसने सिंधु नदी से बंगाल के सोनारगांव तक जाने वाली पुरानी सड़क की मरम्मत करवाई। आगरा से बंगाल और पंजाब में संपर्क बनता था। दूसरा, उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क का निर्माण किया जो आगे गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ती थी। लाहौर से मुल्तान तक जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया। मुल्तान उस समय मध्य एशिया में जाने वाले काफिलों का प्रस्थान बिंदु था और मध्य एशिया से काफिले यहां आते थे। उसने एक सड़क आगरा से बुरहानपुर तक बनवाई जो आगे चलकर गुजरात की बंदरगाहों तक जाती थी। उसने सड़कों का प्रबंध इस प्रकार किया कि प्रत्येक राजनीतिक केंद्र जो उस समय था वो सड़क से जुड़ा हुआ हो। चाहे आप देखें वो गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर, इधर आगरा, इधर बंगाल और उधर मुल्तान तक, लाहौर के बाद, ये जो सारे क्षेत्र थे जो राजनीतिक केंद्र थे, अब ये सभी जो है वो इनको सड़कों से जोड़ दिया गया। अब सेना जो है वो आसानी से यहाँ पहुंच सकती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए इन सड़कों के किनारे हर 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर पर उसने एक सराय का निर्माण करवाया। सराय एक किलाबंद आवास होती थी। यहाँ यात्री रात गुजार सकते थे और अपने सामान को सुरक्षित भी रख सकते थे। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था थी।
सभी यात्रियों के लिए बिस्तर, भोजन, घोड़ों और मवेशियों के लिए चारा दाने का इंतजाम था। अब्बास खान के अनुसार इन सरायों का कायदा था कि जो भी इनमें आता सरकार से अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप उपयुक्त भोजन आदि और अपने मवेशियों के लिए चारा दाना पानी प्राप्त करता था। ये सराय छावनी का काम करती थी, यहाँ सेना ठहरती थी। सरायों के इर्द गिर्द गांव बसाने के प्रयास किए गए और इन गांवों में जो सरायों के खर्च है उसके लिए जमीन अलग रखी गई। हर सराय में एक शहना यानी हाकिम के अधीन जो है अनेक पहरेदार होते थे। आज भी कुछ सराय मौजूद हैं। सड़कों का जो जाल है उसे देश के अंदर जो है व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई। अनेक सराएं जो है वो मंडियों में परिवर्तित हो गई, जहां किसान व आसपास के दस्तकार अपनी फसल व माल बेचने के लिए आते थे। धीरे धीरे ये कस्बों में विकसित हो गई, जहां व्यापारी और दस्तकार जो है लगातार आते थे। मुगल काल में ये प्रक्रिया जो है वो और भी तेज हो गई थी। अब इन सरायों का जो प्रयोग है वो डाक चौकियों के रूप में भी किया जाता था। यहाँ हरकारा रखे गए। हर सराय पर 2 घोड़े रखे जाते थे। ये एक चौकी से दूसरी चौकी तक संदेश लेके जाते थे, जैसे चौकी दौड़ या रिले रेस। इस प्रकार जो संदेश है वो एक दिन में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इनकी सहायता से शेरशाह जो है वो पूरे साम्राज्य की घटनाओं की जानकारी रख सकता था। अब व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेरशाह ने कई सुधार किए। मालों पर जो है वो शुल्क सिर्फ 2 जगह लगता था। एक तो जैसे बंगाल में पैदा हुआ या जो बाहर से आया माल है उसका शुल्क बंगाल बिहार की सीमा पर ही लग जाएगा, और पश्चिमी और मध्य एशिया से आने वाले माल पर जो शुल्क है वो सिंधु नदी के किनारे लग जाएगा। दूसरी बार जो शुल्क लगेगा वो माल को बेचते समय लगता था। बीच में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क लेने का साहस नहीं कर सकता था। शेरशाह ने अपने सूबेदारों और आमिलों को निर्देश दिया था कि व्यापारियों व यात्रियों के साथ सही व्यवहार करें। उनकी और उनके माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई थी। सड़कों की सुरक्षा व शांति के लिए शेर खान ने गांवों के स्थानीय मुखियाओं और जमींदारों को सड़क पर होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। माल चोरी हो जाने पर व्यापारी के नुकसान की भरपाई करना या चोरों डाकुओं के ठिकानों का पता बताना उनकी जिम्मेदारी थी, वरना उन्हें दंड भुगतना होता था, उनको सजा होती थी। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि मुकद्दम और जमींदारों को अपराधियों की जानकारी होती है, ये उनसे मिले होते हैं। अब इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब्बास शेरवानी के शब्दों में, एक झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत सिर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर यात्रा कर सकती थी, और कोई चोर या डाकू शेरशाह द्वारा दी गई सजा से डर के से उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब्बास खान के अनुसार शेरशाह इस सिद्धांत पर काम कर रहा था कि राज्य की शांति और समृद्धि के लिए सबसे पहले सड़कों का सुरक्षित होना जरूरी है। मुद्रा सुधार, वाणिज्य और व्यापार को शेरशाह के मुद्रा संबंधी जो सुधार है उसने बढ़ावा दिया। अब ये शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उसने जो खोट मिले सिक्के थे उनके स्थान पर एक समान मानदंड वाले जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के डलवाए। सोने के सिक्कों को उन दोनों अशरफी कहा जाता था। उसका चांदी का सिक्का बहुत सुंदर था, उसको रुपया बोला जाता था, जो कि संस्कृत भाषा से बना था। आप सिक्के को तस्वीर में देखें, इस पर फारसी और हिंदी भाषा में लिखा होता था, जो कि सदियों बाद भी एक मानक मुद्रा बना रहा, और मुद्रा का नाम ही रुपया पड़ गया। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। दोनों प्रकार के सिक्के, तांबे का और चांदी का सिक्का, आगे आधे, चौथे, 8वें और 16वें हिस्सों में बांटा गया था। उसका चांदी का जो सिक्का है वो 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन जो है वो शुद्ध चांदी थी। शेरशाह ने मालगुजारी, सेना और न्याय पर विशेष ध्यान दिया। उसने लगान इकट्ठा करने की एक व्यवस्थित प्रणाली जो है उसने विकसित की। उसने गल्ला बख्श या मुक्ताई प्रणाली से जरी व्यवस्था स्थापित की। हम इसको देखते हैं कैसे है ये। वैसे तो काफी सालों से जो शेरशाह है वो जगीर संभाल रहा था। 1530 के बाद वो बिहार का वास्तविक शासक के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए वो किसानों की समस्याओं को समझता था।
उसने गल्ला बख्श के स्थान पर जरीब प्रणाली शुरू की। और पहले गल्ला बख्श प्रणाली को समझते हैं, ये क्या चीज है। इसमें क्या है, फसलों में जो किसान व सरकार है उसका हिस्सा तय होता था। जो फसल हुई उसमें किसान का कितना हिस्सा है, सरकार का कितना हिस्सा है, यह तय होता था। अब इसलिए इसको बंटाई व्यवस्था कहते थे, बांटना, बंटाई व्यवस्था, जो कि उपज के अनुसार अनुमान पर आधारित होती थी, या फसलों की कटाई पर उसको बांटा जाता था। इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये कि इसके लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की जरूरत थी जो फसल कटाई के समय जो है वो गांव में पहुंचे। लेकिन मध्यकालीन जो राज्य है, सरकारें हैं, उनके पास इतने कर्मचारी नहीं थे, उनकी व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर फसलों को स्टोर करने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उन फसलों को कहीं स्टोर किया जाए। दूसरी प्रणाली थी मुक्तई, कनकूत, आंक, यानी कि अंदाजे से कर लगाना। अब इसमें क्या होता था, सरकार का जो अधिकारी है और गांव का जो मुखिया है उसके बीच में समझौता हो जाता था और जो है लगान जो है वो तय हो जाता है। अब ये दोनों प्रणालियां जो हैं, चाहे वो बंटाई व्यवस्था है या वो मुक्तई व्यवस्था है, दोनों में जमीन का नाप नहीं है। इसमें मनमर्जी और अनुमान की भूमिका जो है वो ज्यादा थी। अब शेरशाह नहीं चाहता था कि भी जो गांव का मुखिया है या जो जमींदार है उनका भार जो है वो किसानों पर पड़े। अब उसने क्या किया, गल्ला बख्श प्रणाली के स्थान पर जलरी प्रणाली की शुरुआत की, जिसको जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। अब क्या ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, शेरशाह ने क्या किया, जो खेती है, खेती की जमीन जो है उसका माप जोख शुरू किया। उसने सिकंदर के समय में, सिकंदर लोदी के समय का जो गज है यानी कि 32 अंगुल के नाप का, उसके आधार पर जमीन की पैमाइश करवाई। यानी 60 गज लंबे, 60 सिकंदरी गज लंबे और चौड़े खेत को जरीब कहा जाता है। और इससे जो है इसका नाम जो है वो, उस खेत का नाम क्या पड़ गया, जरीब, जो बाद में बीघा व्यवस्था भी कहलाई। नापने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। अब इसलिए जो नाप है उसको सिकंदरी गज बोला जाता था। जरीब के आधार पर अब लगान तय किया जाना शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ी जो है एक टर्निंग पॉइंट है, एक बदलाव है उसमें। अब एक फसल जो है, एक फसली जो दर है जो तय की गई, अब उस के आधार पर जो है फसलों में से राज्य का भाग अब तय होने लगा। ये फिक्स हो गया, जो राज्य का हिस्सा है अब ये फिक्स होने लगा, जिसे जब्त कहा जाता है। फिक्स हो गया, जब्त हो गया तो कहा जाता था। और इसलिए जो है इसको क्या कहा जा रहा है, जब्ती प्रणाली कहा जा रहा है। इसे 3 साल के लिए तय किया जाता है। इससे बाजार में चल रहे मोल भाव के आधार पर नकदी में भी बदला जा सकता था। दूसरा पॉइंट कि अब जो लगान है वो नकदी में भी जा सकता था। जो बाजार में मोल भाव है उसके आधार पर जो है लगान जो है वो नगद भी दिया जा सकता था। राज्य का जो भाग है उपज का 1/3 होता था। किसान इसे नगद या उपज के रूप में जमा करा सकते, दोनों उसके पास ऑप्शन थे। इस व्यवस्था को लागू करने से जो शेरशाह का राज्य है उसके संसाधनों में वृद्धि हुई और थोड़ा निश्चित भी हुआ कि कितनी उसको रेवेन्यू, कितना लगान उसको इकट्ठा होगा। जमीनों को उसने अच्छी, खराब, मंजोली में विभाजित किया। 3 उसको कैटेगरी बनाई उसने, और उनकी जो औसत है फसल का जो, उसके आधार पर जो है उसने हिस्सा तय किया। ये सब जो है पट्टा व कबूलियत प्रणाली पर लिखा जाता था, जिसकी हमने चर्चा पहले की थी कि जो पट्टा का मतलब कोई कागज या कोई कपड़ा जिसके ऊपर जो है जो ये सब कुछ लिखा जा रहा है, और जो किसान उसको कबूल कर रहा है उसको कबूलियत बोला जा रहा है। तो पट्टा और कबूलियत जो है प्रणाली के अनुसार ये सारा किया गया। अब ये व्यवस्था कितने हिस्से में लागू थी इसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु अबुल फजल लिखता है कि शेरशाह और इस्लाम शाह के समय में जो लगान की व्यवस्था थी वो अंदाजे यानी कि अनुमान की प्रणाली से बदलना शुरू हो गई थी। यह एक महत्वपूर्ण चरण था। यह सारे साम्राज्य में लागू नहीं था, बल्कि दोआब के जो आबाद इलाके थे सिर्फ वहीं पर शुरू की गई होगी। बोई गई जमीन का जो क्षेत्र है, फसलों के प्रकार है, हर किसान के लिए देय राशि कागज पर लिखी जाती थी जिसे पट्टा कहते थे, और हर किसान को उसकी जानकारी दी जाती थी। किसानों से कुछ भी फालतू नहीं लिया जाता था। पैमाइश करने वालों को उनके काम के बदले में जो मिलना होता था वह भी तय होता था, उसको जरीमाना कहा जाता था। यहां ऐसा लगता कि जैसे सरकार
और सीधा किसानों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, ऐसा नहीं था। इस काम के लिए जो स्थानीय जो मुखिया थे, जमींदार थे, उन्हीं को लगाया गया था, क्योंकि मध्यकालीन राज्य है, अपने कर्मचारी नहीं है, इतना बड़ा संगठन नहीं है नीचे गांव तक व्यवस्था को ले जाने के लिए। तो मध्यकालीन राज्य जो है, जो स्थानीय जो पहले से चले आ रहे मुखिया थे या पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन उसके ऊपर उसने नई जिम्मेदारियां लगा दी थी। किसानों के कल्याण का शेर खान बहुत ध्यान रखता था। वास्तव में उस समय जो राज्य है उसका आधार खेती था। उसका कहना था कि किसान निर्दोष हैं, वे तो सत्ताधारियों के आगे झुक जाते हैं, और अगर मैं उनका दमन करूंगा तो वे भाग खड़े होंगे और मुल्क क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। अब दोबारा से अगर उनको खुशहाल करना होगा तो फिर क्या लगेगा, समय लगेगा। और यदि किसान खुश रहेंगे तो खेती बढ़ेगी, और अगर उनकी हालात खराब होगी तो खेती भी कमजोर हो जाएगी। और उन दिनों खेती के लिए ढेरों जमीन उपलब्ध थी, इसलिए दमन की दशा में किसान जो है एक गांव को छोड़कर या एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। यह वास्तविक खतरा था, और शेरशाह के समय में ऐसा होता भी होगा। इससे क्या हो गया, जो शासक या किसानों के दमन से डरते भी होंगे। जो किसान या जमींदार समय पर लगान जमा नहीं करवाते थे या आमिल के पास नहीं आते थे, शेरशाह उन्हें कठोरता से लेता। उनके गांवों, पशुओं और संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाता था। पुरुषों को जो है अपंग कर दिया जाता था। उनकी महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया जाता था। शायद यह परंपरागत था, यह पहले से ही आ रहा होगा। अब जो ये राजस्व व्यवस्था है, अब इसमें जो जुड़े अधिकारी हैं, जैसे गांव में पटवारी, परगने के अंदर जो है कानून को मुंसिफ, और सरकार के अंदर फौजदार या मुंसिफान, और केंद्र के अंदर वजीर, यानी नीचे पटवारी से लेकर वजीर तक जो है, ये पूरी एक व्यवस्था जो है वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए, लगान इकट्ठा करने की पूरी एक व्यवस्था थी। अब जो सैन्य व्यवस्था थी, तो शेरशाह का जो इतना विशाल साम्राज्य है उसको प्रशासित करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक विशाल सेना उसने तैयार की। उसने कबीलाई जो सरदार थे उनके अधीन जो पहले सेना तैयार की जाती थी, उसको उसने उस परंपरा को त्याग दिया। उसने सैनिकों की सीधी भर्ती करनी शुरू की। इसके लिए जो है हर सैनिक का विवरण लिखा जाता था, उसका चेहरा लिखा जाता था, उसके घोड़े को दागा जाता था। इससे पहले हम जो ये विधि कहाँ देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखते हैं। शायद शेरशाह ने यह जो विधि अपनाई ये वही से ली हो। तो शेरशाह की जो सेना जो है उस समय, उसमें 1,50,000 सवार थे। तोड़ीदार बंदूकों और तीर कमान से लैस जो पैदल सैनिक थे वो 25,000, और 5,000 के करीब हाथी और तोपों का जो है एक समूह जो है उसकी सेना में था। उसने साम्राज्य के अलग अलग भागों में छावनियां स्थापित की थी, परंतु सेना में भर्ती होने की जो 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 प्रक्रिया है या विधि है, तरीका क्या था, हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती। लगता है कि जो अफगान सरदार हैं वो जो सेना है उसको कबीलाई पद्धति से वो अपनाते होंगे। शेरशाह जो है सेना की भर्ती को खुद देखता था, उनका वेतन तय करता था। यह वेतन कितना था हमें इसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि कुलीन और जो सेना है उनको इक्ते दिए जाते थे। इक्ता मीन एक भू क्षेत्र, जमीन का हिस्सा। सैन्य अभियान शुरू करने से पहले अधिकतर जो शेरखां है वो अपने सरदारों व सैनिकों से पूछता था भी किसके पास इक्ते नहीं है, और उनका समाधान करने के बाद ही वो आगे चलता था। उसके बाद न्याय व्यवस्था, शेरशाह ने न्याय व्यवस्था पर अच्छा जोर दिया था, और उसका कहना था कि जो न्याय है वो धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है। चाहे वो काफिर है, यानी जो इस्लाम को ना मानने वाले नहीं है, और इस्लाम को मानने वाले दोनों जो है इसका समान रूप से अनुमोदन करते हैं। चाहे ऊंचे लोग हों, उनके कबीले के हों या उसके संबंधी हों, उत्पीड़कों को वो बख्शता नहीं था। न्याय के लिए उसने विभिन्न स्थानों पर काजी नियुक्त किए थे। हमें उनके कार्यों की, उनकी कार्य प्रणाली की कोई जानकारी नहीं मिलती है। स्थानीय स्तर पर दीवानी और फौजदार के मामले शायद पहले की ही तरह जो ग्राम पंचायतें हैं या कबीले और जो बिरादरियों की पंचायतें हैं उनके द्वारा हल किए जाते होंगे। शेरशाह के बेटा जो इस्लाम शाह है उसके समय में कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। ये भी एक नया हुआ है कि कानून लिखे गए। अब जब इस प्रकार का जो संहिता प्रणाली शुरू हुई, इससे क्या होगा, जो न्याय के लिए जो काजियों के ऊपर निर्भरता थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। अब स्पष्ट है कि आप इन सबको देखेंगे
कि जो शेरशाह है वो एक उल्लेखनीय हस्ती था। उसने 5 साल के एक छोटे से कार्यकाल में उसने प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था की स्थापना की थी। वह एक महान निर्माता भी था। उसने अपने जीवन काल में ही अपने लिए सासाराम में एक मकबरा बनवाया था, जो कि वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के किनारे एक नया नगर बसाया था, जिसमें अब सिर्फ पुराना किला और उसके अंदर एक सुंदर मस्जिद बची है। और साहित्य के अंदर उसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो है उसकी रचना हुई थी। अब शेरशाह ने कोई नई धार्मिक नीति शुरू नहीं की थी, ना ही उसने गैर मुस्लिमों से जजिया लेना बंद किया था। उसका जो अमीर वर्ग है वो अफगानों पर निर्भर था। यह सही है कि जब प्रशासन बढ़ा तो ऊंचे पदों पर गैर मुस्लिमों को भी लगाना जाना शुरू हुआ था, जैसे टोडरमल या हेमू। पर ये जो ठोस कबीलाई आधार पर जो राज्य सत्ता थी वो अपने आधार से धीरे धीरे खिसक रही थी और सरकार के जो काम है उनमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर रही थी। ये प्रक्रिया या ये जो परिवर्तन है हम अकबर के समय में हम ज़्यादा देखेंगे। अब ये जो सारा जो सिस्टम है इसके अंदर जो केंद्रीयकरण के तत्व हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मजबूत शासक के समय तो ठीक है ये, जैसे मैंने पहले कहा था, परंतु कमजोर शासन के समय में व्यवस्था फेल हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह इसे संभालने व सुधारने में कुछ कामयाब तो हुआ, लेकिन उसके बाद कमजोर शासक आदिल शाह जैसे हुए वो इसको संभालने में कामयाब ना हुए और सरदारों और कुलीनों ने विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसका क्या परिणाम हुआ कि जो सुर साम्राज्य है उसका पतन हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमेंट हो तो उसको आप इसमें लिखें।